हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सिविल्स ट्यूब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में देखा था। लिटरेरी सोर्स में जो रिलीजियस टेक्स्ट थी उसको कवर किया था। उसमें हमने ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट उसको अच्छे से कवर किया था। उसमें देखा था कि क्या हमको हिस्टोरिकल अकाउंट्स उन बुक्स में मिलता है, जैसे कि सूत पिटक हो गई, अभिधम पिटक हो गई, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, ये सारी चीज़ों को देखा था। अब जो आज का हमारा लेक्चर होगा इसमें हम जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, जो सेक्युलर टेक्स्ट है, उसको कवर करेंगे। इसमें आज हम हिस्टोरिक टेक्स्ट देखेंगे। हिस्टोरिक टेक्स्ट में हम अर्थशास्त्र देखेंगे, राजतरंगिणी देखेंगे, ये सारी बुक्स देखेंगे। उसके अलावा हम सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट देखेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीज़ों से या ग्रामर से रिलेटेड बुक्स होंगी। उसके बाद में हम बायोग्राफी देखेंगे जो किसी पर्टिकुलर राजाओं से रिलेटेड होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो लिटरेरी सोर्स का जो पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट से। तो सबसे पहली जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है इंडिया की जो मानी जाती है वो है अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ये 4th सेंचुरी BC में कंपाइल की गई थी। ये जो बुक है इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको ये बुक पूरी तरीके से बताएगी कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखी गई बुक है। ये पॉलिटिकल बुक मानी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट देती है बुक। बट इस बुक से आपको बहुत कुछ ये आइडिया भी लग जाता है कि उस समय की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो किस तरीके की थी, या जो सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी, ये चीज़ भी आपको उस बुक से पता चल जाती है। इसके अलावा इस बुक को कंपेयर किया जाता है एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स से, और मैकियावेली की प्रिंस जो बुक है इससे कंपेयर किया जाता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। MCQs में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सारी एग्ज़ाम्स में, सारी सिविल सर्विसेज की जो भी एग्ज़ाम हो, स्टेट PSCs हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम हो, UPSC की, सारी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी। ये बुक पे आप स्टार लगा लीजिए। इसको हिस्टोरिकल राइटिंग का अर्लीस्ट बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ये जो बुक है ये आपको बेसिकली कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। ये बुक 12th सेंचुरी AD में लिखी गई है। कल्हन इसके राइटर हैं। राइटर का नाम अच्छे से याद रखिए। कल्हन की बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग माना जाता है। इस बुक में हमको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पता चलती है। ये अर्लीस्ट टाइम के जो किंग है तब से लेकर 1148 AD 1150 AD तक के सारे किंग्स के बारे में इस बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है। रेगुलर हिस्ट्री, बट हमको इसकी जो देखने मिलती है वो 7th सेंचुरी AD के बाद की मिलती है। उसके पहले के जो किंग्स की इंफॉर्मेशन मिली वो किंग्स की इंफॉर्मेशन इस बुक में मेंशन है, बट 7th सेंचुरी AD के बाद सारे किंग्स की जो क्रोनोलॉजी है वो प्रॉपर ढंग से इस बुक में दी गई है। इसलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल अकाउंट माना जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। अब ये राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स। ठीक है, इसमें आप क्रोनोलॉजी में आपको सारे किंग्स मिलेंगे, इसलिए इस बुक का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स। इसको कल्हन ने लिखी है। आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि एग्जाम में MCQs के तौर पे भी बनता है, मेंस में भी ये आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, या उससे रिलेटेड किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस बुक के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ये उस समय का हम इंडिया का मैप देख रहे हैं। ये मैप आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा किंगडम था, कहाँ पे कौन सा महाजनपद था, क्योंकि जो जितनी भी आपको हिस्टोरिकल टेक्सेस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की मिलेगी वो ये महाजनपद से रिलेटेड ही मिलेगी, क्योंकि ये उस समय का मेन मैप था इंडिया का। इसके बाद में हमको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल अकाउंट मिलता है वो है चचनामा। चचनामा ये जो बुक है ये बेसिकली हमको क्रॉनिकल ऑफ सिंध है ये। ठीक है, इसमें आपको सिंध की हिस्ट्री पता चलती है। जो सिंध प्रोविंस, ये इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे जो सिंध प्रोविंस है, इसकी हिस्ट्री हमको इस बुक से पता चलती है। ये जो बुक है बेसिकली एक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है। इसका नाम था तारीख सिंध व हिंद।
इस बुक का ओरिजिनल जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था तारीख ए सिंध व हिंद बुक थी, जिसको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इसको नाम दिया गया चचनामा इन 1216 AD। ये जो बुक है ये इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे, जिन्हें फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक करा था, मुस्लिम इन्वेडर 712 AD, इनके बारे में इनका अकाउंट है इस बुक में। तो ये बुक इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें सिंध की हिस्ट्री दी है, उस अटैक के, उस इन्वेजन के बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताया है। तो चचनाम जो बुक है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, 1216 AD में लिखी गई है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन है उसके बारे में दिया हुआ है, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा ये क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध कहलाती है, क्योंकि इसमें सिंध की हिस्ट्री मेंशन्ड है। अब ये थी हमारी हिस्टोरिक टेक्स्ट। हिस्टोरिक टेक्स्ट में हमने पढ़ा सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा राजतरंगिणी के बारे में, अब उसके बाद में हमने पढ़ा चचनाम जो बुक है उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होती है जो हिस्ट्री से तो रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी रिलीजन से रिलेटेड है, बट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये इस समय काफ़ी सारी नई नई लैंग्वेजेस आ रही थी, ओरिजिनेट हो रही थी, बन रही थी, तो उनकी ग्रामर, उनकी वोकेबलरी, उनसे रिलेटेड जो बुक है, या जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की जो बुक्स हैं उसमें काफ़ी कुछ आपको आइडिया या हिस्ट्री पता चलती है। तो वो सारी बुक्स आती है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी जो बुक है ये राइटर के नाम के साथ याद रखिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बुक है। अष्टाध्यायी जो है ये पनीनी ने लिखी है। ये ग्रामर की बुक है, बट ये थ्रो सफाइस लाइट ऑन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मौर्य एंड प्री मौर्यन पीरियड। इस बुक से आपको मौर्यन और प्री मौर्यन पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जानने मिलता है, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन पता चलती है। ऑल्दो ये एक ग्रामर बुक है। बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, और इसको किसने लिखा है? पनीनी ने लिखा है। इसके बाद में जो सेकंड बुक है वो है महाभाष्य। ये जो महाभाष्य बुक है ये पतंजलि की बुक है, ठीक है। ये बेसिकली कमेंट्री है ये बुक पनीनी की अष्टाध्यायी पे, बट इसमें एम्पल हिस्टोरिकल मटेरियल मिलता है इस बुक में भी। तो ये जो दो बुक है बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। अष्टाध्यायी पनीनी की बुक है, महाभाष्य पतंजलि की बुक है। ये दोनों बुक्स के नाम विथ ऑथर याद होना चाहिए, और ये बुक किस चीज़ से एसोसिएटेड है याद होना चाहिए। अष्टाध्यायी ग्रामर की बुक है, पनीनी ने लिखी है, बट इस बुक में हमको पॉलिटिकल कंडीशन पता चलती है मौर्यन और प्री मौर्यन पीरियड की। उसी तरीके से जो महाभाष्य जो बुक है ये पतंजलि की बुक है, ये बेसिकली कमेंट्री है अष्टाध्यायी जो कि पनीनी की बुक है उस पर, बट इसमें हमको एम्पल हिस्टोरिकल मटेरियल देखने मिलता है। इसके बाद में जो थर्ड बुक है सेमी हिस्टोरिकल बुक, ये बेसिकली एक ड्रामा है जो कि मालवी का अग्निमित्र के नाम से जाना जाता है। इसको कालिदास ने लिखा है, ये एक ड्रामा बुक है। बट जो ये अग्निमित्र थे ये बेसिकली शुंग डायनेस्टी के किंग थे, पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। शुंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 185 BC से लेकर 75 BC तक। तो हमको इस समय की हिस्ट्री देखने मिलती है। इस बुक से आपको जो कोर्ट लाइफ थी अग्निमित्र के टाइम की वो पता चलता है। इसको बोलते हैं मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको शुंग डायनेस्टी के टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताती है। ये एक ड्रामा है जिसे कालिदास ने लिखा है, मालवी का अग्निमित्र। इस पे MCQ भी बन सकता है स्टेट PSCs वगैरह में। इसके अलावा ये छोटे जो 3 मार्कर्स वगैरह जो आती है MPPSC में उसमें डायरेक्ट आ सकता है मालवी का अग्निमित्र, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ सकता है। तो आप ये अच्छे से याद रखिए, अष्टाध्यायी पनीनी, महाभाष्य पतंजलि, उसके बाद में मालवी का अग्निमित्र, ये एक ड्रामा बुक है कालिदास की। मुद्रा राक्षस, ये जो मुद्रा राक्षस जो बुक है ये विशाख दत्त की बुक है। अब ये जो मुद्रा राक्षस बुक है ये भी एक ड्रामा बुक है विशाख दत्त की। इसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसमें ये बताया गया है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य, उन्होंने उनको किस तरीके से हेल्प किया नंद डायनेस्टी को डिथ्रोन करने में, ठीक है, ओवरथ्रोन करने में नंद डायनेस्टी को किस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी। ये बात हमको जो मुद्रा राक्षस जो बुक है विशाख दत्त की, इससे पता चलता है। ये एक ड्रामा बुक है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ी चारों अभी,
ये चारों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए एक एक का नाम, एक एक के ऑथर, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए। अब हम देखते हैं बायोग्राफिकल टेक्स्ट। ये जो बायोग्राफिकल जो टेक्स्ट है ये क्या होती है, इसमें आपको बायोग्राफी मिलेगी, एक पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड बात पता चलेगी। ऑल दो जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट है हम इसको जेन्युइन हिस्ट्री नहीं मानते। जेन्युइन हिस्ट्री इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड जो भी ऑथर लिखता है, मेनली ये कोर्ट पोएट्स ने लिखी है, और जिस भी किंग के लिए लिखी है उसमें बहुत ज़्यादा उनको एग्जेजरेट करा है, उनकी विक्ट्रीज़ को, उनके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट किया होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो शायद हिस्टोरिकली हुई ना हो, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं माना जाता। बट स्टिल ये हमको हेल्प करती है उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को समझने में, उस समय की कोर्ट लाइफ को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेनली हमको उस समय के राजाओं की लाइफ को समझने में हेल्प करती है, इसलिए बायोग्राफिकल टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है बायोग्राफिकल टेक्स्ट का वो होता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ द किंग, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा रियल नहीं मानते, ये हमको रियल पिक्चर नहीं दे पाती। बट ये जो हर्ष चरित्र जो बुक है, हर्ष चरित्र जो है इसे कंपोज किया था बाणभट्ट ने 620 AD में। 620 AD में बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र जो बुक कंपोज करी थी, ये अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट मानी जाती है। इसे संस्कृत में लिखा गया है। ऑल्दो ये हाईली एक्सेजरेट है बट ये एक्सीलेंट आइडिया देती है हमको उस समय की कोर्ट लाइफ का ड्यूरिंग हर्षवर्धन, और उस समय की सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी हमको बताती है। इसलिए ये जो बुक है हर्ष चरित्र, ये बायोग्राफिकल टेक्स्ट है बट बहुत मायने रखती है हमारे लिए, हमको हिस्ट्री जानने में बहुत हेल्प करती है, और ये फर्स्ट अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। इसके बाद में बलाल करके एक पर्सन थे, कोर्ट पोएट होंगे ये, इनने भोज प्रबंध नाम की बुक लिखी। ये जो भोज प्रबंध जो बुक है इसमें आपको लाइफ स्टोरी दिखने मिलती है राजा भोज की। जो राजा भोज हैं ये एक परमार रूलर थे मालवा के, इनकी लाइफ के बारे में हमको भोज प्रबंध बुक से पता चलती है, जो कि बलाल जो कि इनके कोर्ट पोएट होंगे उनने लिखी थी। इसके बाद में चंद्रबरदाई कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान बहुत फेमस किंग है, सबको इनके बारे में पता होता है, और ये चंद्रबरदाई कोर्ट पोएट भी थे और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के फ्रेंड भी थे, और इनकी बुक लिखी है इन्होंने पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो जो बुक है इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इनके बारे में। अब पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट एपिक है ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये फर्स्ट एपिक है जिसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये जो बुक है आपको पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में बताती है, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ उसके बारे में बताती है। तो चंद्रबरदाई की जो बुक है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो जो बुक है इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान 3 की जो लाइफ है उसके बारे में जानने मिलता है। उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था मोहम्मद गौरी के साथ उसके बारे में आपको इसी बुक से इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ हमारा जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट है वो ख़त्म होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बायोग्राफिकल टेक्स्ट थी वो हमने यहाँ पे पढ़ ली। एक तो थी चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो हर्ष चरित्र जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। एक बुक है बलाल की भोज प्रबंध जिसमें राजा भोज परमार डायनेस्टी के किंग थे, ये मालवा रूलर थे, बहुत फेमस रूलर रहे हैं राजा भोज, उनकी हिस्ट्री पता चलती है। तो यहाँ तक जो हमारा इंडिया से रिलेटेड जितना भी अकाउंट था, जितनी भी सेक्युलर टेक्स्ट थी वो ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज देखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया से बहुत पहले फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि ग्रीक हो गया, अरेबियन कंट्रीज़ हो गई, चाइना हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट हो गया था और हिस्टोरिकल राइटिंग्स स्टार्ट हो चुकी थी। इंडिया में इस तरीके की कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं हुई थी। इंडिया में हमें पहली बार जो प्रॉपर हिस्टोरिकल राइटिंग्स के एविडेंसेस मिलते हैं वो हमको राजतरंगिनी बुक से मिलते हैं। उसके अलावा हमने जो भी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में पता लगाई है वो या तो हमने रिलीजियस टेक्स्ट से लगाई है या तो बायोग्राफिकल टेक्स्ट से लगाई है, तो इस तरीके की टेक्स्ट से लगाई है। इसलिए हमारे लिए फॉरेन सोर्सेज पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता
जाता है, क्योंकि फॉरेनर्स जो भी इंडिया आए हैं उनने बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिखा है, जिससे हमको हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना ईजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट फॉरेन सोर्स से, जो है ग्रीक राइटर्स। ग्रीक राइटर्स में जो हेरोडोटस थे, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इनसे रिलेटेड। इनकी एक बुक है हिस्टोरिक्स। हिस्टोरिक्स ये जो बुक है, इसमें आपको इंडिया के बारे में जानने मिलता है। इसमें ये बताया गया है कि पर्शियंस ने और ग्रीक्स ने किस तरीके से इंडिया को इन्वेड किया था, इंडिया के ऊपर इन्वेजन किया था ग्रीक और पर्शियन रूलर्स ने। इसके अलावा जो हेरोडोटस है वो अपनी बुक में लिखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया को वो एज अ ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस जानते थे। ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस के नाम से जानते थे डेरियस के एम्पायर के, ठीक है। और इनने ये बताया कि यहाँ पे बहुत लोग रहते थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी। मोस्ट न्यूमरस ऑफ पीपल इनहेबिटिंग द एम्पायर ऑफ पर्शियन एम्परर डेरियस वन। जो नदर्न इंडिया का जो रीजन था, ये 20th प्रोविंस, 20th स्टेट या 20th क्षत्रप कहलाता था डेरियस वन का, ठीक है। डेरियस वन का 20th क्षत्रप था। और यहाँ से इन्हें एनुअल ट्रिब्यूट, मतलब ये जो एनुअल ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, जो एनुअल रेवेन्यू इनको मिलता था इस रीजन से, वो था 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट का। तो ये हमको इनके अकाउंट से ये सारी बातें जानने के लिए मिलती है। हेरोडोटस का अकाउंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। हिस्टोरिक्स करके बुक है जिसमें इंडिया के बारे में मेंशन है, बताया गया है कि ग्रीक्स ने और ईरानियंस, अरेबियंस ने किस तरीके से इंडिया को इन्वेड किया। उसके अलावा जब डेरियस वन अराउंड 550 BC के आसपास इनने इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध वाला प्रोविंस है, उसको कॉन्कर कर लिया था और उसको एक्वायर कर लिया था, और ये उनका 20th स्टेट कहलाता था। तो उस समय की हिस्ट्री हमको पता चलती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का अकाउंट इंडिया के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमको बहुत सारा हिस्टोरिकल अकाउंट बताते हैं। मेगास्थनीज का जो टाइम पीरियड है वो है 350 BC से लेकर 290 BC, ठीक है। ये ग्रीक एम्बेसडर थे। इनको सेलिकस निकेटर, जो कि उस समय ग्रीक के किंग थे, ग्रेट किंग होना चाहिए, ग्रेट किंग ऑफ बेबीलोनिया एंड पर्शिया कहलाते थे। ये बेबीलोनिया और जो पर्शिया वाला रीजन था उसके किंग थे। और इनके जो ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, इनको इनने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। और ये जो मेगास्थनीज थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अप टू 6 years रहे थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था इंडिया में रहने का 308 से लेकर 296 BC तक ये इंडिया में रहे थे। और इन्होंने उस समय काफ़ी अच्छे से इंडिया की स्टडी करी थी, मगध रीजन की स्टडी करी थी, और अपने अकाउंट में बहुत कुछ बातें इनने इंडिया के बारे में बताया। यहाँ से वापस ग्रीक जाने के बाद में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और ये जो बुक है, इसमें इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें मेंशन है। ऑल्दो ये जो ओरिजिनल बुक है ये कहीं लॉस्ट हो चुकी है, बट बाद के जो राइटर्स थे, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, इन्होंने इनका जो ओरिजिनल जो पैसेजेस थे इंडिका बुक के, उसको प्रिजर्व किया है, ठीक है। इनके जो ओरिजिनल पैसेज थे, जो इनने ओरिजिनली अपनी बुक में लिखा था, उनका रेफरेंस स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें आपको देखने मिल जाएगा। अब जो ये मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी, उसके बेसिस पे ये जो भी पैसेजेस इनने प्रिजर्व करे थे, उसके बेसिस पे हमको ये आइडिया लगता है कि मेगास्थनीज ने उस समय इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा। तो इस तरीके से मेगास्थनीज ने इंडिया को डिस्क्राइब करा है। वो पॉइंट मैं आपको अब बता देती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताया कि इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स उस समय कैसे थे, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी, कहाँ कब बारिश होती थी, कब मॉनसून आता था, किस तरीके की कंडीशंस थी, ये सब बताया। सेकेंड, इनने फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री के भी बारे में बताया। इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल कंट्री है, जैसे कि आपको पता ही होगा जो गंगैटिक प्लेन वाला जो पार्ट है, गंगा यमुना वैली के बीच का जो पार्ट है, ये जो एलुवियल प्लेन जो हम देखते हैं इंडिया में, ये मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अकाउंट दिया कि बहुत ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी है कंट्री की। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो मगध था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी।
पाटलिपुत्र के बारे में इनकी बुक में मेंशन था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बुक में मेंशन थी, वो ये थी कि इनकी बुक के हिसाब से इंडिया में उस समय स्लेवरी थी ही नहीं, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैगस्थनीज की बुक इंडिका से हमें देखने मिलता है। इसके बाद में इनका ये बोलना था कि रेयर अक्रेंस ऑफ थेफ्ट था इस समय इंडिया में, बहुत कम ऐसा देखा जाता था कि चोरी हो रही हो। फिर इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, वो ये था कि इंडिया में 7 कास्ट सिस्टम था। इनके हिसाब से उस समय इंडिया में 7 कास्ट सिस्टम था, जैसे कि फिलोसफर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, गिल्ड्स हो गए। तो इस तरीके से इंडिया की जो सोसाइटी थी वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ना कि वर्ण सिस्टम पे डिवाइडेड थी। इनके अकाउंट से हमको ये बात भी पता चलती है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि इंडिया में इंडियन फ़िलोसोफर्स होते थे, फ़िलोसोफर्स के भी बारे में इन्होंने मेंशन किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनने जो अकाउंट जो दिया उसमें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सेकंड पॉइंट था 7 कास्ट सिस्टम थे इंडिया में, ये भी बहुत अलग चीज़ दी हुई है इनकी बुक में। इसके अलावा इन्होंने इंडियन फ़िलोसोफर्स के बारे में बताया अपनी बुक में। तो ये 3 पॉइंट्स, इसके अलावा बाकी दूसरे भी पॉइंट्स है, जैसे पाटलिपुत्र कैपिटल है, फर्टिलिटी, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कंट्री, इस तरीके से इनने अपनी बुक में बहुत सारा रेफरेंस दिया है इंडिया के बारे में। इंडिका फर्स्ट ऐसी बुक है जिसके थ्रू जो यूरोप था, एंशियंट यूरोप है, उसको इंडिया के बारे में पता चलता है, ठीक है। और मैगस्थनीज फर्स्ट ऐसे ग्रीक एम्बेसडर है, फर्स्ट एम्बेसडर है जिसके बारे में इंडियन हिस्ट्री में मेंशन्ड है, ठीक है। मैगस्थनीज फर्स्ट एम्बेसडर है जिसके बारे में इंडियन हिस्ट्री में मेंशन है। और जो इंडिका जो बुक है वो फर्स्ट ऐसी बुक है जिसके थ्रू एंशियंट यूरोप को इंडिया के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से हमने मैगस्थनीज के बारे में पढ़ लिया ग्रीक राइटर में, और इसके अलावा हेरोडोटस के बारे में पढ़ लिया। अब जो थर्ड आएंगे वो है डेमेकस। डेमेकस ग्रीक एम्बेसडर थे, इनको एंटियोकस I ने बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। अब बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैगस्थनीज आए थे और डेमेकस आए थे बिंदुसार के टाइम पे, उनके बेटे के टाइम पे। द मौर्यन किंग, हिज ओरिजिनल वर्क, इनका भी जो ओरिजिनल वर्क है वो लॉस्ट हो चुका है, गुम गया है, बट इनका जो ओरिजिनल जो राइटिंग है उसके पैसेजेस, उसका जो प्रिजर्व पैसेजेस है हमको दूसरी बुक्स में, दूसरे राइटर्स के रेफरेंस में मिल जाता है। तो हमको इस तरीके से डेमेकस की जो बुक है उसके बारे में पता चलता है, और इन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में अपनी बुक्स में मेंशन करा है। अब इसके बाद में एक और बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके राइटर के बारे में हमको कुछ नहीं पता, एनोनिमस राइटर है इनके, ग्रीक राइटर ही है बट एनोनिमस राइटर है, मतलब कि हमको नहीं पता ये बुक किसने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का मतलब है सेलिंग अराउंड द रेड सी। 80 से 115 AD के बीच में ये बुक का राइटिंग टाइम है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो बुक है ये हमें ये बताती है कि उस समय में इंडिया की मैरीटाइम एक्टिविटीज़ क्या थी, या इंडिया रोमन कंट्रीज़ के साथ, रोम के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से ट्रेड कर पाता था। तो ये हमारा जो मैरीटाइम हमारी एक्टिविटीज़ है उसके रेफरेंस में, उसके बारे में हमको जानने में काफ़ी हेल्प करती है। ये इम्पॉर्टेंट फॉरेन सोर्स माना जाता है फॉर संगम परेड ऑफ साउथ इंडिया। उस समय संगम परेड चल रहा था साउथ इंडिया में, और ये संगम परेड के समय का बहुत इम्पॉर्टेंट फॉरेन सोर्स माना जाता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसमें हमको इंडिया के पोर्ट्स, हार्बर्स और मर्केंडाइज के बारे में पता चलता है, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ट्रेड कैसे होता था रोमन एम्पायर और साउथ इंडिया के बीच में ड्यूरिंग 1st सेंचुरी AD, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में देखने के लिए मिलती है। तो हमने 4 राइटर्स और 4 बुक्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीक राइटर्स में से, हेरोडोटस, उसके बाद में मैगस्थनीज, उसके बाद में डेमेकस, और उसके बाद में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये 4 बुक्स, इन तीनों राइटर्स की बुक, और फिर बाद में ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये चारों बुक ग्रीक राइटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको इंडिया की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। अब हम देख लेते हैं चाइनीज़ राइटर्स के बारे में। तो चाइनीज़ राइटर्स का जो टाइम पीरियड है इंडिया आने का,
वो पहले आए थे फायन। आपको पता ही है कि अशोका ने बहुत तरीके से बौद्ध रिलीजन को प्रमोट करा और बाद में कनिष्क ने। तो इस तरीके से जो चाइना वाला जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बौद्ध रिलीजन वो फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुका था। वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर्स थे। तिब्बत वगैरह वाला रीजन जो था वहाँ पे बौद्ध फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो वहाँ से काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स थे, पिलग्रिमेज थे चाइनीज़ पिलग्रिमेज, वो इंडिया आया करते थे उस समय में। और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्होंने उस समय की हिस्ट्री के बारे में लिखा, काफ़ी सारा टाइम इंडिया में स्पेंड करा, इंडिया की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले जो थे ये आए थे फायन। फायन का टाइम पीरियड है 399 से लेकर 414 AD। ठीक है। अब जो फायन थे ये 399 AD में आए थे इंडिया। उस समय इंडिया में गुप्ता रूलर्स थे। गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के टाइम पे फायन इंडिया आए थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कब आए थे इंडिया, या कब है ना इन्होंने इंडिया में कदम रखा था, या उस समय कौन गुप्ता रूलर का रूल चल रहा था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंडिया में अराउंड 15 to 16 ईयर रहे। इसके बाद में तब ये वापस यहाँ से चाइना गए तो इनने अपना एक ट्रैवल अकाउंट लिखा जिसका नाम था फो क्योकी इनकी बुक का नाम था, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री फो क्योकी करके ये बुक लिखी थी, जिसमें इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ गुप्ता पीरियड पे इनने सफिशिएंट लाइट डाली है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी है। ऑल्दो ये जो बुक है ये बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, तो ये बुक कहीं जगह पे साइंटिफिक टेम्पर को लूज़ करती है। इसमें साइंटिफिक टेम्पर का लैक है इस बुक में, बट स्टिल इससे हमको इंडिया की काफ़ी कुछ हिस्ट्री पता चलती है। इसलिए फायन का ये जो अकाउंट है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जो सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो कहलाते हैं वेनजोंग। वेनजोंग का टाइम पीरियड था 629 से लेकर 645 AD तक, ये इनका टाइम पीरियड था। ये इंडिया 629 AD में आए। ये जब इंडिया आए तो उस समय हर्षवर्धन इंडिया के रूलर थे। ठीक है। नॉर्थ इंडिया पे किसका रूल था? हर्षवर्धन का रूल था। ड्यूरिंग अ रेन ऑफ हर्षवर्धन ये इंडिया आए। वर्धन डायनेस्टी के किंग थे हर्षवर्धन। ये इंडिया में 13 to 14 ईयर्स रहे। इन्होंने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा CU की बुक के अंदर। CU की इनकी बुक थी, जिसका मतलब है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनकी बुक का नाम था फायन की, जिस बुक का नाम था क्या था? फो क्योकी, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री, और इसका मतलब था बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। CU की इनकी बुक का नाम था। अब ये जो बुक है इसमें हमको काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में जानने मिलता है। अकाउंट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। स्पेशली इस बुक में हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, उनकी एक्टिविटी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय का रिलीजियस एजुकेशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम, ये सब कुछ दिया हुआ है इस बुक में। इस बुक को स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। इस बुक में जो हून रूलर हैं मिहिरकुल, उसके भी बारे में लिखा हुआ है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो वेनजोंग थे इनको किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम या किंग ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है वेनजोंग को। तो ये था वेनजोंग का अकाउंट। वेनजोंग की बुक का नाम था CU की, जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इस बुक में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इंडिया के बारे में, हर्षवर्धन के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम था, क्या एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरीके की हिस्ट्री और कल्चर था, ये सब कुछ चीज़ों का अकाउंट इनकी बुक में दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं अरब राइटर्स। अरेबियन राइटर्स काफ़ी बाद में इंडिया में आए। सबसे पहले ग्रीक राइटर्स आए। सबसे पहले जो हेरोडोटस ने लिखा वो अराउंड 550 BC के आसपास की हिस्ट्री थी। फिर मेगास्थनीज आए जिनका टाइम पीरियड था अराउंड 300 BC। फिर उसके बाद में जितना भी ग्रीक राइटर्स थे वो सबसे पहले आए। उसके बाद में डेमेकस का हम देखते हैं बिंदुसार के टाइम पे आए थे।
उसके बाद में चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए, वो गुप्ता रूलर्स के टाइम पे आए, फिर हर्षवर्धन के टाइम पे आए, और सबसे आखिरी में इंडिया में जो एंट्री हुई राइटर्स के तौर पे वो हुई अरेबियन राइटर्स की। अरेबियन राइटर में जो फर्स्ट राइटर थे वो थे जिनका टाइम पीरियड था 973 से लेकर 1048 AD तक, अल-बरूनी। अल-बरूनी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी बुक में काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इनका नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी। इनको अल-बरूनी के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है उस्ताद। ठीक है, ये बेसिकली इनका जो बर्थ हुआ था ये ख्वारिज़्म जो प्लेस है उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे हुआ था। इनको बाद में मोहम्मद गजनवी ने अपना बंदी बना लिया था। गजनवी ने बाद में इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को देख के, इनका शार्प माइंड, इनकी बहुत सारी इनमें क्वालिटीज़ थी। ये बहुत जल्दी कोई भी लैंग्वेज सीख जाते थे, बहुत अच्छे स्कॉलर माने जाते थे, बहुत सारी लैंग्वेज पे इनकी कमांड थी। तो इनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए गजनवी ने बाद में इनको अपना कोर्ट एस्ट्रोलॉजर के तौर पे अपॉइंट कर लिया। उसके बाद में जब भी गजनवी इंडिया पे अटैक, आपने पढ़ा होगा, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी कि गजनवी ने ऑलमोस्ट इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक करा था। और ये जितने भी जब भी इंडिया आते थे तो इनके साथ ये आते थे अल-बरूनी ने 1019 AD में फर्स्ट टाइम गजनवी के साथ इंडिया आए और पंजाब वाले रीजन में ये रहे। ये इंडिया में रहे और इन्होंने इंडिया की लैंग्वेजेस सीखी, हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, बहुत सारी चीज़ें इनने इंडिया से सीखी। इनके नॉलेज लेवल को और इनका जो इंटेलिजेंस था उसको देखते हुए जो यहाँ पे लोग थे, हिंदूज़ ने इनको विद्यासागर का नाम दिया, ओशियन ऑफ नॉलेज। इनके नॉलेज के बेसिस पे, इनका शार्प माइंड, इनकी लैंग्वेजेस पे कमांड, इनकी एस्ट्रोलॉजी, हर तरीके की जो क्वालिटीज़ थी उसके बेसिस पे इनको विद्यासागर का नाम मिला, मतलब कि ओशियन ऑफ नॉलेज। इनने एक बुक लिखी है तहकीक-ए-हिंद, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी इनटू इंडिया, जिसका दूसरा नाम है तारीख-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। इस बुक को बेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडिया माना जाता है। ये बात बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट बुक जो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखी गई वो इंडिका थी, और बेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडिया किताब-उल-हिंद, तहकीक-ए-हिंद या तारीख-ए-हिंद को माना जाता है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी इनटू इंडिया। ये बुक लिखी है अल-बरूनी ने। इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है इंडियन सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, अदर फील्ड ऑफ नॉलेज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया। इसमें सारी फील्ड्स के बारे में दिया हुआ है इंडिया से एसोसिएटेड जो उस समय थी, और इसे इसलिए एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है इंडिया का। ऑल्दो ये बुक बहुत डिटेल्ड है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें इंडिया के बारे में दी है, बट ये बुक को क्रिटिसाइज़ किया जाता है फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। हम देख लेते हैं। इस बुक की 2 शॉर्टकमिंग्स थी। क्या थी इसकी शॉर्टकमिंग? इस बुक के अंदर कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन नहीं दी हुई है। सेकंड चीज़ ये है कि अल-बरूनी ने जो भी चीज़ें इस बुक में लिखी है वो ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग लिखा है। जो भी उन्होंने पढ़ा उसके बेसिस पे लिखा है। उन्होंने वो नहीं लिखा जो उन्होंने देखा, उस बेसिस पे बुक लिखी नहीं गई है, उनकी रीडिंग के बेसिस पे बुक लिखी गई है। इसलिए भी इस बुक को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ऑल्दो अल-बरूनी को फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? अल-बरूनी को कहा जाता है। और फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है मेगास्थनीज को, क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिया पे फर्स्ट बुक लिखी थी इंडिका। अब इसके बाद में अल-बरूनी के बाद में ये मेडाइवल का पीरियड है ऑल्दो, बट आपको पढ़ा देती हूँ मैं यहीं पे, हिस्टोरिकल सोर्सेस में ही हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इब्न बतूता इंडिया आए थे 304 से लेकर 1369 AD। इनका टाइम पीरियड था, मोरक्कन ट्रैवलर थे, ये अरेबियन ट्रैवलर थे, मोरक्कन ट्रैवलर थे। ये इंडिया आए थे 1333 AD में। ठीक है, ये किसके टाइम इंडिया आए थे? ड्यूरिंग अ रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। MBT उस समय इंडिया के किंग थे। ये आए थे इंडिया और बाद में MBT ने इनको अपॉइंट किया था काजी ऑफ दिल्ली के रूप में। ये काजी ऑफ दिल्ली बने थे। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन ट्रैवल को। इनकी जो बुक है
रिहाला नाम है इनकी बुक का। इस बुक में इस रिहाल का मतलब होता है, रिहाला का मतलब होता है ट्रैवल। इनकी ये जो बुक है इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उस समय के टाइम पीरियड की, उस समय जो एमबीटी के जो डिसीजंस थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उसका क्या इम्पैक्ट था, किस तरीके के डिसीजन लिए गए, किस तरीके की सोसाइटी थी। काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको ये रिहाला बुक में देखने के लिए मिलती है। और इस बुक में ये भी मेंशन्ड है कि क्या सरकमस्टेंसेस थे जिसके कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र करने का सोचा। ठीक है, ये बात भी इस बुक में अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। ये एमबीटी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में से एक था कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो दिल्ली से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में एक प्लेस है, उसे अपनी नई कैपिटल बनाएंगे। तो वो किस सर्कमस्टेंसेस में वो डिसीजन लिया गया, ये सारी चीज़ें उस बुक में अच्छी तरीके से मेंशन्ड है। बुक का नाम था रिहाला। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारे सारे लिटरेरी सोर्सेज ख़त्म होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ेंगे, उन्हें अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। आज हमने पूरी तरीके से लिटरेरी सोर्सेज पढ़ लिया है और मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें हमने अच्छे से कवर करी है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आ सकती है हिस्टोरिकल सोर्सेज में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, उसके बाद में कॉइन्स देखेंगे, मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। तो इस तरीके से हम सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है और आपको हमारा ये जो सीरीज़ है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।